हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और पी ब्लॉक में हम लोग बात कर रहे थे हैलोजन फैमिली के बारे में। तो हैलोजन्स में मैंने आपको अभी तक क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया था। मतलब क्लोरीन तक का ही हिस्सा हमारे सिलेबस में है। तो स्पेशली देखा जाए तो मैंने आपका हैलोजन्स ख़त्म कर दिया है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कुछ ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लोरीन को रिकॉल कर लेते हैं। तो क्लोरीन को लैब में बनाने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड की HCl से रिएक्शन कराते हैं। MnO2 प्लस HCl की रिएक्शन से क्लोरीन को लैब में ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद कॉमर्शियली क्लोरीन को बनाने के लिए डीकन्स प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें हम HCl को ऑक्सीडाइज करते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, वेयर HCl इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड इन डिकन्स प्रोसेस। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मे बी मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन, नेल्सन सेल, कॉस्टनर केल्नर सेल, डाउन सेल, इन सभी सेल्स में भी क्लोरीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। एनोड के ऊपर क्लोरीन यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस इज द कॉमन मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो ठंडे पानी में रखने पर Cl2.10 वाटर के क्रिस्टल बनाता है। जर्मीसाइड नेचर का होता है क्लोरीन वाटर, इसके बारे में बताया मैंने आपको। उसके बाद अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो SO2Cl2 बनाएगा। दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो COCl2 बनाएगा। दिस इज कॉल्ड फॉस्जीन गैस। NaOH के साथ अगर क्लोरीन की रिएक्शन देखेंगे, अगर NaOH जो है कोल्ड और डाइल्यूटेड है तो NaOCl सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH है तो NaClO3 बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनाएगा। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन देखते हैं और अमोनिया एक्सेस में है तो N2 गैस इवॉल्व करेगा विद अमोनियम क्लोराइड। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो एक्सप्लोसिव कंपाउंड NCl3 बना करके देगा, एक्सप्लोसिव कंपाउंड NCl3 बनाएगा। उसके बाद आयोडाइड और ब्रोमाइड सॉल्ट में से क्लोरीन, जैसे 2KBr प्लस Cl2 करोगे तो क्या बन जाएगा, 2KCl, Br2 निकाल देगा बाहर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करेगा क्लोरीन। इसके अलावा क्लोरीन एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है और ये मॉइस्चराइजर के प्रेजेंस में नासेंट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और फ्लावर्स और वेजिटेबल्स के लिए एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन के बारे में इस तरीके से हम लोगों ने सभी चीज़ों को ख़त्म कर लिया था। अब बात कर लेते हैं कुछ ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। कुछ पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हमें पता होने चाहिए, तो इसलिए बात कर लेते हैं। तो अगला जो मेंबर है हमारा वो है ब्रोमीन। और ब्रोमीन को डिस्कवर किया, ब्रोमीन जो है वो ब्रोमस से आया हुआ टर्म है। ब्रोमस का मतलब होता है बैड ऑर्डर। ब्रोमस का मतलब होता है बैड ऑर्डर। ब्रोमस बैड ऑर्डर, ठीक है, दुर्गंध जिसको हिंदी में कहते हैं। और ब्रोमीन को डिस्कवर किया था बेलार्ड ने। ब्रोमीन वॉज डिस्कवर्ड बाय बेलार्ड। ब्रोमीन को बेलार्ड ने निकाला था, ये ध्यान रखेंगे, बेलार्ड ने ब्रोमीन को डिस्कवर किया। तो दो चीज़ें हो गई, ब्रोमस मतलब बैड ऑर्डर इसके नाम का मतलब है, और ये इसको बेलार्ड ने डिस्कवर किया था, ये ध्यान रखना है। और कहाँ कहाँ पर मिलता है, क्या क्या इसका सोर्स है, तो सी वाटर के अंदर ब्रोमीन NaBr या KBr के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। NaBr या KBr के फॉर्म में ब्रोमीन सी वाटर में प्रेजेंट रहता है। MgBr2 और CaBr2 के फॉर्म में भी ब्रोमीन सी वाटर में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद कुछ जर्मन माइंस हैं स्टासफोर्ट के अंदर। स्टासफोर्ट जर्मन में एक प्लेस है स्टार्टफोर्ट, और स्टार्टफोर्ट के माइंस के अंदर ब्रोमीन जो है कार्नेलाइट के साथ रहती है। KCl MgCl2.6 वाटर, ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला है जिसमें
0.25% मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी रहता है, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन प्रेजेंट होती है। स्टार्सफोर्ट माइंस जर्मन के अंदर हैं, वहाँ पर भी कार्नेलाइट के साथ साथ कुछ ब्रोमीन मिला हुआ रहता है। उसके बाद अमेरिकन कंट्रीज की कुछ माइंस में सिल्वर जो माइंस हैं, सिल्वर माइंस इन अमेरिका, AgBr के फॉर्म में ब्रोमीन मिलता है, उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड के फॉर्म में ब्रोमीन प्रेजेंट है। कुछ अमेरिकन सिल्वर माइंस जो है वहां पर AgBr के फॉर्म में ब्रोमीन मिलती है, ब्रोमीन पाई जाती है वहां पर। अब ब्रोमीन को हम कैसे रिकवर करते हैं, तो रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, इन सभी केमिकल्स को आप क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दीजिए। देखिए 2KBr पोटाशियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए। सोडियम ब्रोमाइड है, तब भी आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा के बाहर निकाल सकते हैं इसको। MgBr2 है, तब भी आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बाहर हटा सकते हैं। CaBr2 है, तब भी आप इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट कर देंगे तो हर बार प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2KCl प्लस Br2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br से NaCl बन जाएगा, 2NaCl प्लस Br2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में ब्रोमीन एलिमिनेट कर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, CaCl2 प्लस ब्रोमीन रिकवर हो जाएगा। तो ये सभी रिएक्शन वैसे हैं जहाँ पर हम उसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करके किसी भी मैग्नीशियम सॉल्ट से हम ब्रोमीन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोमीन को रिकवर करने के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हो गए। ठीक है, तो दिस इज रिकवरी ऑफ ब्रोमीन। ऑलमोस्ट इसके जो रिएक्शन हैं वो क्लोरीन के जैसे ही हैं, ऑलमोस्ट रिएक्शन क्लोरीन के जैसे ही रहते हैं। इसके साथ साथ ब्रोमीन के बारे में ध्यान रखना है, ब्रोमीन जो है ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन जो है वो बैक्टीरिया किलिंग के फॉर्म में भी यूज़ होता है। टीयर गैसेस के मैन्युफैक्चरिंग में आजकल ब्रोमीन यूज़ होता है। मोनोब्रोमो एसीटोन और मोनोक्लोरो एसीटोन जो है वो टीयर गैसेस के फॉर्म में आते हैं। तो ये कुछ ब्रोमीन के इम्पॉर्टेंट यूजेस भी हो गए। ठीक है, अब उसके बाद ब्रोमीन के बाद हम बात करते हैं अगले केमिकल के बारे में, और अगला केमिकल है आयोडीन। आयोडीन, तो पहले आयोडीन के बारे में, आयोडीन को किसने डिस्कवर किया, तो कॉर्टेस ने डिस्कवर किया था आयोडीन को। आयोडीन को कॉर्टेस ने डिस्कवर किया। आयोडीन वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉर्टेस, या कॉर्टेस भी बोल सकते हैं आप। और अगली बात ये ध्यान रखना है, आयोडीन फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। आयोडीन is not found in free state, not found in free state. आयोडीन is not found in free state, आयोडीन फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखना है, आयोडीन फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। सी वाटर में इसका जो सोर्स सॉल्ट के फॉर्म में कैसे मिलेगा, तो पोटाशियम आयोडाइड सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, ये पोटाशियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में। इसके बाद ये तो इसके सोर्स हो गए सी वाटर। इसके बाद चिली सॉल्ट पिटर, चिली सॉल्ट पिटर। सी वीड्स जो होते हैं, सी वीड्स ऑफ लैमिनेरिया फैमिली, सीवीड्स ऑफ लैमिनेरिया फैमिली, ये भी आयोडीन का मेन सोर्स है। सीवीड्स ऑफ लैमिनेरिया फैमिली कंटेनिंग आयोडीन, सीवीड्स ऑफ लैमिनेरिया फैमिली कंटेनिंग आयोडीन। तो लैमिनेरिया फैमिली की
जो समुद्र की घास होती है उसमें भी आयोडीन मिलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ NaIO3, इन फॉर्म ऑफ NaIO3, सोडियम आयोडेट के फॉर्म में लैमिनेरिया फैमिली की ग्रासेस के अंदर भी मिलता है आयोडीन। तो ये आयोडीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया, ठीक है। तो सीवीड्स ऑफ लैमिनेरिया फैमिली की जो समुद्री घास होती है उसमें भी आयोडीन मिलता है NaIO3 के फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें पोटाशियम आयोडाइड भी के फॉर्म में भी रहती है, सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में भी रहती है। तो लैमिनेरिया ग्रासेस जो है वो आयोडीन का रिच सोर्स है। कैसे निकालते हैं इससे आयोडीन को? तो पहले ग्रासेस को कलेक्ट करेंगे और जब बीड्स को पहले कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राई करेंगे, फिर ड्राई करने के बाद उसको होलो पिट के अंदर पूरा एस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उस राख को, उस एस को क्या करेंगे, उस एस को इवोपरेट करेंगे, मतलब पानी में घोलने के बाद उसको इवोपरेट करेंगे। ऊपर बॉटल्स का एक सिस्टम, बॉटल का कनेक्शन वाला एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको कहते हैं एल्यूडेल बॉटल्स। तो एल्यूडेल बॉटल्स के अंदर आयोडीन कलेक्ट की जाती है, ठीक है, वहां पे आयोडीन को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आयोडीन को रिकवर करने का मेथड हो गया, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है आयोडीन की रिकवरी के लिए, ठीक। सीवीड्स ऑफ लैमिनेरिया फैमिली और कैलिश इसके दो मेन सोर्सेस है। कैलिस के अंदर कैलिस का जो फॉर्मूला है वो NaIO3 के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है ना। NaIO3 और चिली सॉल्ट पिटर का कॉम्बिनेशन रहता है। चिली सॉल्ट पिटर को कहते हैं NaNO3। तो NaNO3 के साथ Na मिलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है आयोडीन का। तो सीवीड्स और कैलिश दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं आयोडीन के, ठीक है। चिली सॉल्ट पिटर NaNO3 और उसके अंदर 5 से लेकर के 20% तक NaIO3 के फॉर्म में आयोडीन प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं कि आयोडीन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आयोडीन की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तो वॉयलेट कलर का वैक्सी सॉलिड होता है आयोडीन और वॉयलेट कलर की वेपर्स भी बनाता है ये। और इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं। तो प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन, आयोडीन को प्यूरिफाई करने के लिए सब्लिमेशन यूज करते हैं। आयोडीन को प्यूरिफाई करने के लिए सब्लिमेशन यूज करते हैं। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिएक्शन विथ पोटाशियम आयोडाइड विथ Ki। तो पोटाशियम आयोडाइड के अंदर आयोडीन इज completely soluble in potassium iodide. Iodine is completely soluble in potassium iodide. तो Ki के अंदर आयोडीन मिल सॉल्युबल होकर के क्या बनाता है, Ki3 बनाता है। Ki3 बनाता है जिसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बार बार बात किया। I3 माइनस जो कि sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं बार बार। तो Ki3 आया कैसे, तो पोटाशियम आयोडाइड में आयोडीन डिसॉल्व होकर के क्या बनाती है, Ki3 बनाती है। पोटाशियम आयोडाइड में डिसॉल्व होकर के आयोडीन क्या बनाता है, Ki3 का फॉर्मेशन करता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखना है। दूसरी इसकी जो रिएक्शन है NaOH के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल क्लोरीन जैसी। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो NaOI और अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट है तो NaIO3 विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH। इसका एक रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन विथ थायोसल्फेट और हाइपोसोल्यूशन, रिएक्शन विथ हाइपोसोल्यूशन। तो हाइपोसोल्यूशन तो हाइपोसोल्यूशन का फॉर्मूला पहले तो ध्यान रख लीजिए, Na2S2O3.5 वाटर,
ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है हाइपो सॉल्यूशन का। दिस इज हाइपो सॉल्यूशन। कहाँ पर यूज होता है कॉमर्शियली? ये फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है, फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है हाइपो सॉल्यूशन। अब Na2S2O3 के साथ जब आयोडीन की रिएक्शन करते हैं तब केमिकल बनता है Na2S4O6। Na2S4O6 जब हम लोग इक्वलेंट वेट निकाल रहे थे तब ये रिएक्शन मैंने आपको सिखाया था, तब ये बन जाता है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट, और साथ में क्या बन जाएगा? NaI बन जाएगा। तो दिस केमिकल इज कॉल्ड सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 + 2x - 6 = 0, तो x = कितना बचेगा? 2+ बचेगा। और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 4x - 12 = 0, तो 4x = 10 और x = 2.5। तो ये ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0.5 से वेरी करता है। एक में 2 है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट और एक में 2.5 है। यहाँ पे सल्फर की एटॉमिसिटी 2 है और यहाँ पे सल्फर की एटॉमिसिटी 4 है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सल्फर सोडियम टेट्राथायोनेट बनाएगा हाइपो सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके आयोडीन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब देखो आयोडीन जो है स्टार्च के साथ वॉयलेट का कलर, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। विथ स्टार्च आयोडीन फॉर्म ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो अगली बात ध्यान रखनी है, विथ स्टार्च आयोडीन फॉर्म ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। स्टार्च के साथ आयोडीन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आयोडीन इज यूज्ड टू चेक, आयोडीन इज यूज्ड टू चेक द अनसैचुरेशन, यूज्ड टू चेक द unsaturation of fat, यूज टू चेक द अनसेचुरेशन ऑफ फैट। आयोडीन का यूज फैट के अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड आयोडीन वैल्यू, इट इज कॉल्ड आयोडीन वैल्यू, और इसको कहते हैं आयोडीन वैल्यू, आयोडीन मान। अमाउंट ऑफ आयोडीन absorbed by 100 gram of fat, 100 gram of fat is called its iodine value. Amount of iodine absorbed by 100 gram of fat is called its iodine value. तो iodine value का यूज किसके लिए किया जाता है? फैट के अनसैचुरेशन को पहचानने के लिए। और इस 100 ग्राम फैट के द्वारा अब्जॉर्ब की हुई आयोडीन का जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं आयोडीन वैल्यू। जो अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं? आयोडीन वैल्यू। और आयोडीन का एक आइसोटॉप है 131, I131। ट्रीटमेंट फॉर गोइटर, जो कि थायराइड ग्लैंड का डिसीज है, जिसमें थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मली स्वेल हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन के आइसोटॉप 131 को यूज करते हैं। तो आयोडीन आइसोटॉप 131 इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ये ध्यान रखना है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से मेंटल डिसऑर्डर और गोइटर नाम के 2 डिसीज भी होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। तो आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है वो गोइटर और मेंटल डिसऑर्डर जनरेट करता है। इसके साथ साथ C2H5OH प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन का जो कंपोजिशन है वो एंटीसेप्टिक मिक्सचर बनाता है, एंटीसेप्टिक कंपोजिशन बनाता है, जिसको कहते हैं टिंचर।
दिस कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड टिंचर। तो आयोडीन एंटीसेप्टिक कॉम्पोजिशन बनाने के लिए भी यूज होता है, जिसे टिंचर कहते हैं। उसके बाद मिथाइल सैलिसलेट के साथ आयोडीन जब हम मिलाते हैं तब बन जाता है आयोडेक्स। मिथाइल सैलिसलेट के साथ जब आयोडीन मिलाएंगे, जिसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं, तो विंटर ग्रीन के ऑयल के साथ आयोडीन का जो कंपोजिशन होता है वो एज अ एनाल्जेसिक यूज होता है, एक्सटर्नल एनाल्जेसिक के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द हैलोजेंस। तो ये हमने हैलोजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात किया। अब बात करते हैं इसके बाद अपने लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है इनर्ट गैसेस। पी ब्लॉक का जो लास्ट टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस भी कहते हैं इसको। इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। तो इनर्ट गैसेस के अंदर कौन कौन से गैसेस इंक्लूड हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन आर द इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका बैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है 2s2 2p6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3p6, यहाँ पे हो जाएगा 4p6, यहाँ पे हो जाएगा 5p6 और यहाँ पे हो जाएगा 6p6, 6p6। तो हर बार P6 का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। जनरल वे में हम कह सकते हैं NS2NP6। तो जनरल वे में क्या हो गया? NS2NP6 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। तो NS2NP6 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन है। अब पहली बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर, एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रेडॉन से ही शुरू करते हैं हम लोग। तो ज़रा अलग से कॉलम क्रिएट करते हैं, जगह बनाते हैं। तो रेडॉन में पहली चीज़ ध्यान रखना है, रेडॉन एक ऐसा इनर्ट गैस है, रेडॉन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, रेडॉन एटमॉस्फेयर में एब्सेंट होता है। रेडॉन एक ऐसा इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में एब्सेंट होता है। because it is radioactive in nature, radioactive in nature। तो अगर मुझे रेडॉन की जरूरत पड़ेगी तो कैसे बनाएंगे? रेडियम को डिसइंटीग्रेट करके बनाएंगे। रेडॉन को बनाना होगा तो रेडियम को तोड़ेंगे। 88 और 222, 88 टू रेडियम 88 226 को ब्रेक करते हैं तो रेडॉन से बनाएंगे, रेडियम से बनाएंगे रेडॉन, और रेडॉन Rn 86 222, 86 और 222 बनाएंगे, 222, ओके, 86 222। और एक हीलियम यहाँ पे या अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो हीलियम का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा यहाँ पे, या अल्फा बाहर निकलेगा, आप ऐसा कह सकते हो। तो रेडॉन को बनाने के लिए रेडियम 226 का यूज किया जाता है। रेडियम का यूज करते हैं रेडॉन गैस को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि रेडॉन 222 जो है, रेडॉन 222 का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, कीमोथेरेपी के लिए, ये ध्यान रखना है। तो रेडॉन 222, दो आइसोटॉप और भी हैं, लिख देता हूं मैं, कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32, तीनों फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये तीनों आइसोटॉप जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेडॉन 222, कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 उसमें से जो है स्पेशली ल्यूकेमिया जो है, ब्लड कैंसर जो है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इन तीनों आइसोटॉप्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुआ रेडॉन के बारे में जो हमने पहला पॉइंट देखा। तो रेडॉन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर, रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। रेडॉन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन इज एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर। अब अगले कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं। in atmosphere 1% inert gases are present, inert gases are present। 1% inert गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में कुल। ठीक है, एटमॉस्फेयर में 1% इनर्ट गैस पाई जाती है जिसमें से रेडॉन एब्सेंट होती है, ये ध्यान रखना है। द कंपोजिशन ऑफ आर्गन, द कंपोजिशन ऑफ आर्गन इज मैक्सिमम, और उस 1% में भी आर्गन का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है। कंपोजिशन ऑफ आर्गन इज मैक्सिमम। तो कभी क्वेश्चन आया कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी इनर्ट गैस पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा उसका आर्गन। आर्गन का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। हीलियम, नियॉन और आर्गन, नो एनी रिपोर्टेड कंपाउंड। किसके किसके कंपाउंड अभी तक पता नहीं है? हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम, नियॉन और आर्गन का कोई भी कंपाउंड रिपोर्टेड नहीं है। हीलियम, नियॉन और आर्गन का कोई भी कंपाउंड अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। ज़ैनॉन फॉर्म मैक्सिमम कंपाउंड इन इनर्ट गैसेस, मैक्सिमम कंपाउंड। अब इनर्ट गैस चल रही है तो इतनी बात तो क्लियर है कि इनर्ट गैसेस की बात कर रहा हूं। ज़ैनॉन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड because of its low ionization energy, because of its low ionization energy, it is nearly equal to ionization energy of ऑक्सीजन। ज़ैनॉन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है। इसलिए इनर्ट गैसेस में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड कंपाउंड किसके हैं? इनर्ट गैसेस में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड कंपाउंड हैं ज़ैनॉन के। ठीक है, तो ज़ैनॉन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड रिपोर्टेड है क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो नॉर्मल कंपाउंड है उनमें सबसे कम है। अगली बात करते हैं। PTXeF6, प्लैटिनम ज़ैनॉन हेक्साफ्लोराइड, platinum xenon hexafluoride was first reported compound, was first reported compound of xenon, first reported compound of xenon by Neil Bartlett, by Neil Bartlett। तो PTXeF6, platinum xenon hexafluoride was the first reported compound of inert gases by Neil Bartlett, जिसको नील बार्टलेट ने रिपोर्ट किया था। ठीक है, तो नील बार्टलेट ने
पहला कंपाउंड ज़ैनॉन का रिपोर्ट किया, that is PTXeF6। तो PTXeF6 was the first reported compound of the inert gases। अब कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। तो देखो एटॉमिक साइज, तो क्या होगा एटॉमिक साइज, इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू ज़ैनॉन। रेडॉन को अगर हम हटा दें, इनर्ट गैस मान लें उसको, तो हीलियम से ज़ैनॉन तक जाने पर साइज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, हीलियम की, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू ज़ैनॉन। हीलियम से ज़ैनॉन तक आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती जाती है। तो डिक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू ज़ैनॉन, हीलियम से ज़ैनॉन तक आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। हीलियम से आयोनाइजेशन, हीलियम से ज़ैनॉन तक आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। बॉइलिंग पॉइंट, तो गैसेस हैं तो बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली माइनस में ही होगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ैनॉन, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, तो देखो जैसे जैसे नीचे जाओगे साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो पोलराइज होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए पोलराइज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक जनरल ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया कि नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब केल्विन में इनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे हैं, तो देखो हीलियम का है 4 केल्विन, 4 केल्विन, 4.2 केल्विन है ना। और नियॉन का बॉइलिंग है 26, नियॉन के लिए है 27.1, 27.1 फॉर नियॉन, 27.1 वैल्यू इसलिए दे रहा हूं ताकि कभी जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रख पाओगे। आर्गन पे 82, 82.2, 87.2 सॉरी 87.2, 87.2 जनरल ऑर्डर इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, बस ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन वैल्यू भी इसलिए लिख रहा हूं ताकि कभी भूल ना जाए, ध्यान रहेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। 119.7, 119.7, और इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग किसका होगा, 166.5, वो है ज़ैनॉन का, 165.6, 165.6, 165.6 फॉर ज़ैनॉन। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीजेस डाउनसाइड, इंक्रीजेस डाउनसाइड, इंक्रीजेस डाउनसाइड, बॉइलिंग पॉइंट डाउनसाइड जाने पर इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि पोलराइज होने का चांस बढ़ जाता है। साइज बड़ा होने के कारण पोलराइजेशन का चांस बढ़ता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की सबसे ज़्यादा, फिर हीलियम से नियॉन तक, हीलियम से आर्गन तक कंटिन्यूअस, हीलियम से आर्गन तक वेरिएट करेगी, हीलियम फिर नियॉन, नियॉन के बाद फिर आर्गन, कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हीलियम से नियॉन तक हीलियम से ज़ैनॉन तक कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है आयोनाइजेशन एनर्जी। बॉइलिंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मली ध्यान नहीं रहता इन सब चीज़ों का बॉइलिंग, ठीक है। तो हीलियम का बॉइलिंग सबसे कम और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने पर धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो देखो ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कैसा,
कंप्लीट। तो नॉर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो क्या करेगा, एनर्जी खुद खर्च करनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन लाना है किसी खाली ऑर्बिट में तो एनर्जी खुद कंज्यूम करना पड़ेगी इसको, और एनर्जी अगर खुद कंज्यूम करेगा, एनर्जी जब निकलती है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू। हालांकि वो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच के टर्म में वो नेगेटिव जाती है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। जैसे ऑक्सीजन वाले में पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो एक एनर्जी निकाला था, ऑक्सीजन ने एनर्जी रिलीज किया था, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब उसको लाना था तो ओवरकम करना पड़ा उसको सिचुएशन को, तो एनर्जी कंज्यूम करना पड़ा एटम को इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर इनर्ट गैसेस को कभी इलेक्ट्रॉन लेना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसके लिए हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of inert gases, of inert gases are always negative, always negative। inert gases का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसा जाएगा, नेगेटिव जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस और ऑलवेज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। Electron gain enthalpy of inert gases is always negative। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज पॉसिबल ओनली टू सप्लाई एनर्जी, बिकॉज इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल only to supply energy, only to supply energy। केवल एनर्जी देने के साथ ही इलेक्ट्रॉन इसमें ड्रॉप किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो नहीं करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन साइड जाने पर डिक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा हमेशा नेगेटिव, क्योंकि बिना एनर्जी सप्लाई किए इलेक्ट्रॉन नहीं लेने वाला है। ठीक है, और हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट हीलियम से ज़ेनॉन तक कंटिन्यूसली बढ़ेगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, पोलराइज होने की पावर बढ़ जाती है। अब अगले पॉइंट पे काम करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस। किस गैस को किसने डिस्कवर किया? ठीक है, गैस का नाम है ना, गैस सोर्स और नेम ऑफ द साइंटिस्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, तो पहले हीलियम। हीलियम के दो सोर्सेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। एटमॉस्फेयर ऑफ सन, सोलर एटमॉस्फेयर कहेंगे, एटमॉस्फेयर ऑफ सन, सोलर एटमॉस्फेयर में इसको डिस्कवर किया फ्रैंकलैंड एंड लॉकियर ने। फ्रैंकलैंड लॉकियर। हीलियम, फिर से सेकेंड टाइम हीलियम की ही डिस्कवरी। रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल
विलियम रामसे। विलियम रामसे ने डिस्कवर किया रेडियो एक्टिव मटेरियल से हीलियम को। नियॉन, एयर, सोर्सेस एयर, नियॉन एयर, विलियम रामसे। आर्गन, एयर, और आर्गन की डिस्कवरी रैलिग, लॉर्ड रैलिग। आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, एयर, विलियम रामसे। ज़ैनॉन, एयर, विलियम रामसे। रेडॉन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियम, डॉर्न। तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस। तो देखो, अगर एटमॉस्फेयर ऑप्शन हटाओ तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ैनॉन की डिस्कवरी विलियम रामसे। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और ज़ैनॉन की डिस्कवरी विलियम रामसे। और हीलियम फ्रॉम सोलर एटमॉस्फेयर बाय फ्रैंकलैंड एंड लॉकियर। और इसके बाद आर्गन का ध्यान रख लीजिए, लॉर्ड रैलिग ने डिस्कवर किया है आर्गन को, और रेडॉन को डिस्कवर किया है डॉर्न ने। रेडॉन को किसने डिस्कवर किया? डॉर्न ने डिस्कवर किया। और हीलियम, और ये जो इनर्ट गैसेस है ना, इनर्ट गैसेस को पीरियोडिक टेबल में भी जीरो ग्रुप बनाकर रखने का काम भी रामसे ने किया था। इनर्ट गैसेस को पीरियोडिक टेबल के अंदर जीरो ग्रुप क्रिएट करके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रखने का काम भी विलियम रामसे ने ही किया था। ठीक है, तो फिर से एक बार, हीलियम रेडियो एक्टिव मटेरियल, नियॉन, क्रिप्टॉन और ज़ैनॉन बाय रामसे, आर्गन बाय लॉर्ड रैलिग और रेडॉन बाय डॉर्न। रेडॉन को किसने डिस्कवर किया? डॉर्न ने डिस्कवर किया। तो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द इनर्ट गैसेस, ये इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी। और इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट जो प्रोडक्ट था, फर्स्ट जो मेंबर डिस्कवर्ड है XCPTF6, वो ज़ैनॉन का पहला डिस्कवर कंपाउंड था PTXCF6, जिसको नील बार्टलेट ने डिस्कवर किया था। तो नील बार्टलेट ने डिस्कवर किया PTXCF6 को। ठीक है, और सभी इनर्ट गैसेस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सब एक दूसरे के साथ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आगे चलते हैं। ठीक है, और इनर्ट गैसेस के लिए जो Cp/Cv, गामा की जो वैल्यू होगी Cp/Cv इक्वल टू गामा, तो इनर्ट गैसेस के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 1.67, 1.67। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा इनर्ट गैसेस जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल पर एडजॉर्ब हो जाती है, केवल और केवल किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। हीलियम को छोड़कर सभी जो गैसेस हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल पर एडजॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इनर्ट गैसेस ना तो बर्न होते हैं और ना ही बर्निंग में कोई हेल्प करते हैं। डू नॉट बर्न एंड डू नॉट हेल्प इन बर्निंग। ठीक, इसके बाद
अब इसमें एक लेक्चर की हमें और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमको बात करना है ज्योमेट्री के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैंने ज्योमेट्री सबका पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल कर देंगे। तो ज्योमेट्री और इसके बाद इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और ज्योमेट्री सब कुछ ख़त्म कर लेंगे। मतलब 1 मोर लेक्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, और बहुत डिटेल में हम लोगों ने पी ब्लॉक में काम किया है। तो आपको सब क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। बुकलेट भी अच्छी आई है पी ब्लॉक की, उसको भी अच्छे से स्टडी करना है, और इसके साथ साथ उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको सॉल्व करना है। और ये बात ध्यान रखना है कि इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत सिलेबस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो बैरिएट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन या जनरल नॉलेज आप कह सकते हो कि जनरल नॉलेज के फॉर्म में भी बैरिएट करती है। अब जैसे पहले क्या था, लैड का भी स्टडी करते थे, लैड, टिन, मर्क्यूरी, इन सब के बारे में स्टडी करते थे। अब सब कुछ हटा दिया है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उनमें पुराने ईयर के क्वेश्चंस में भी वो प्रेजेंट है, और कभी कभी चीज़ें पूछते भी हैं। इसलिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो चीज़ आपने हो सकता है कि थ्योरी में ना पढ़ा हो। मैं भी ऐसी कोशिश करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही जाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बैरिएट होता ही है। तो ऐसा बैरिएशन होगा, और कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे मिल सकते हैं जो कि ऐसा लग रहा होगा कि वो तो है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है इनऑर्गेनिक में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हम लोगों को सहन करना पड़ेगा, और उसको पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। कभी कोई चीज़ आ गया तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, अब वो तो कह देंगे कि ये जो है 14th ग्रुप में होना चाहिए था, वहाँ से पढ़ लेते। लेकिन हम ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते कि जो एनसीईआरटी में है वही सब पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अगर चीज़ें हम सीख जाते हैं या हमको पता होती है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, वो तो अच्छी ही बात है। चाहे वो आए एग्ज़ाम में, चाहे नहीं आए, अगर हमारे पास जानकारी है तो वो अच्छी बात है। ठीक है, तो एक और लेक्चर हम लोग इसमें लेंगे जिसमें सब कुछ फिनिश करेंगे।